अब हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं मेजरमेंट्स का। हमारे इस सीरीज़ का, इस फुल सीरीज़ की या इस फुल कोर्स की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में अब हम लोग इन दो एस को करने वाले हैं, एस नंबर 3 एंड 4 ऑफ डोमेन ए, दैट इज मेजरमेंट्स। पिछले दो एस को हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस को। एंड में जाकर हम लोग देखेंगे कि क्या हमने अपने एस को पढ़ लिया है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने हमारे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। तो पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और अब आप लोगों को उस चीज़ का आइडिया है। तो अगर हमारे पास अब एक फॉर्मूला है या एक इक्वेशन है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, हमने प्रैक्टिकल्स में पढ़ रखा है 9th और 10th के। तो उसके अंदर हमारे पास जो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पेंडुलम है और ये उसकी लेंथ है और ग्रेविटेशन हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो अगर हम लोग उसको खास पॉइंट तक लेकर जाएं, जितना उसको टाइम लगेगा वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोगों ने अब किसी भी फॉर्मूले के अंदर ज़रूरी है कि चूंकि वो उसके दरमियान एक इक्वालिटी साइन है, मीन्स दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अगर दोनों चीज़ें इक्वल हैं इसका मतलब दोनों जगहों के यूनिट्स भी ओवरऑल इक्वल होंगे। मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक्चुअली में टाइम को कैलकुलेट कर रहा हूँ इन सेकेंड्स, राइट, तो इधर तो मेरे पास ऑफकोर्स सेकेंड्स हैं, तो इधर भी मेरे पास ओवरऑल जो यूनिट्स बनेंगे वो सेकंड्स होने चाहिए। यानी बेशक लेंथ की यूनिट मीटर्स हैं, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो उसके बाद जो फाइनल यूनिट्स बचे वो सेकंड्स होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम ओवरऑल सेकंड्स में ही हो सकता है। हाँ, अगर मेरे पास टाइम है मिनट्स के अंदर तो फिर ओवरऑल मिनट्स होने चाहिए, टाइम का यूनिट होना चाहिए, या बुनियादी तौर पर टाइम की डायमेंशन होनी चाहिए। यानी कि अगर इधर टाइम की डायमेंशन है टी की, ऑफकोर्स जो हमने डायमेंशन का सिंबल देखा था कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट इज टाइम, तो इधर भी हमारे पास ओवरऑल जो डायमेंशन फाइनल आनी चाहिए दैट शुड बी टी। ओके, यानी कि किसी भी इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होती हैं। दिस प्रिंसिपल इज व्हाट वी कॉल द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस है अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल हैं, और इसी को हम लोग वेरीफाई करते हैं तभी एक इक्वेशन वैलिड हो। हम लोग अब इसको करके देखने वाले हैं। तो मान लेते, तो ये इसी फॉर्मूले को हम लोग चेक करने वाले हैं क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास यही फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। क्विकली हम लोग करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं डायमेंशन लिखूं दैट इज गोइंग टू बी टी, वो तो टाइम ही है, टाइम अलग से उसकी डायमेंशन टी ही है, 2 पाई। अब ये तो एक कांस्टेंट है, राइट, दिस इज अ कांस्टेंट, यानी इसका कोई यूनिट नहीं है, ये कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट है। 2 पाई तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हम लोग आने वाले हैं इधर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर है हमारे पास लेंथ, लेंथ की डायमेंशन ऑफ कोर्स कैपिटल एल है, यानी कि मीटर्स, यानी मीटर्स हो सकते हैं, किलोमीटर्स हो सकते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं, यूनिट कोई भी हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशन लेंथ है। और नीचे जी है, उसकी ऑफ कोर्स डायमेंशन है एल डिवाइडेड बाय, जो कि हम लोगों ने एक्चुअली में हम डायमेंशन किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं, जी इज एन एक्सेलरेशन, उसके यूनिट से निकाल सकते हैं, उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमारे पास जो जी है उसके हमारे पास यूनिट्स होंगे, ये एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन होगी, तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। और इधर से आपके पास ये आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं दिस इज लेंथ और टी स्क्वायर, और इसको एक लाइन में आप लोग लिख सकते हैं एल टी माइनस टू। तो यहीं पर हमारे पास सेम चीज़ है कि एल टी माइनस टू, ये हमारे पास हमारी यहाँ पर डायमेंशन हैं। इधर की डायमेंशन तो टी है। अगर मैं इधर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ और इसके ऊपर आप चाहें तो एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि हम चेक करेंगे कि आप वाकई में इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल हुई तो ये इक्वेशन होमोजीनियस होगी। तो यहाँ से ये तो कट आउट हो जाता है और ये हमारे पास ऑफकोर्स ऊपर आकर हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ पर से टी इज इक्वल टू टी, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर टू कैंसिल हो जाता है। दिस मीन्स दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वेशन ठीक है, बस इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। इक्वेशन का जो मेन एक ढांचा है वो जरूर ठीक है, लेकिन कांस्टेंट जरूर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल असल इक्वेशन तो ये है, ये मुझे पता था, लेकिन इस मेथड से मैंने सिर्फ ये निकाला है कि ये होमोजीनियस है। मेरे पास अगर मैं इसी को चेंज करके लिख दूँ 4 पाए स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी, तो भी इस मेथड से मैं इसको प्रूव कर सकती, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो होमोजीनियस, क्योंकि ओवरऑल डायमेंशन सेम ही आएंगे। अगर आप यहाँ पर निकाल लेंगे तो ये 4 पाई अगेन हम निगलेक्ट कर देंगे और फिर जाकर हमारे पास सेम तरीके से हमारे पास डायमेंशन भी सेम ही आएंगी। हालांकि हमारे पास, और मैं अब इसको फुल सिंप्लीफाई करके लिखने लगा हूँ, दिस मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑल्सो होमोजीनियस। हमने होमोजीनिटी के लिए चेक किया है, हालांकि हमारे पास ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन दुरुस्त नहीं है।
असली टाइम पीरियड की इक्वेशन ये है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि ये जो हमने प्रोसीजर किया है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग डायमेंशंस को एनालाइज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोग डायमेंशंस को एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इस मेथड से हम लोग सिर्फ वैलिडिटी या होमोजीनिटी चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन की। हम लोग एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं निकाल सकते, हमें हमेशा इस कांस्टेंट पे डाउट होगा। अंदर वाली चीज़ों पर हम क्लियर होंगे, या अंदर के साथ अगर यहाँ एक कांस्टेंट लगा हुआ है, हमें उस कांस्टेंट पर डाउट होगा कि क्या वो ठीक है या नहीं। वो फिर हम और तरीकों से, जो असली तरीके हैं उनके थ्रू वेरीफाई करेंगे। लेकिन होमोजीनिटी को हम इस मेथड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, इसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। अब हम लोग, ये तो था ओरिजिनल प्रिंसिपल, इसी को हम लोग एक्चुअली में अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी को या डायमेंशनल एनालिसिस को फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, दैट इज डिराइविंग फॉर्मूला थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस। और हम इसी को टाइम पीरियड के फॉर्मूले को फॉर अ पेंडुलम डिराइव करने वाले हैं। तो हम लोग देखने, अब हम लोग कैसे इसको करेंगे। अब हम लोगों ने काम बहुत ही सिंपल ये करना है कि हमें अपने सिर्फ वेरिएबल्स लेने हैं और फिर हमें ये चेक करना है कि कैसे डायमेंशंस इक्वल होती है। हमें ये तो पता है डायमेंशंस इक्वल होंगी, हमने चेक करना है वो कैसे इक्वल होती हैं, और वहां से फिर हम लोग अपना फॉर्मूला निकालेंगे। पहले हमें ऑलरेडी उन्होंने इक्वेशन दे दी थी और उससे हमें चेक करना था क्या वो इक्वल है या नहीं। अब हम लोगों को ये दिए जाएंगे डायमेंशंस और हमें इसको चेक करना है कि किस तरह इक्वल होंगे, और उससे हम लोग अपना फॉर्मूला निकालेंगे। बस हमने उल्टा काम करना है। तो मैं यहीं पर टाइम पीरियड का एक्चुअली में फॉर्मूला निकालने वाला हूँ। ये नहीं मेरे पास पेंडुलम। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ डायमेंशन या कुछ वेरिएबल्स लेने हैं जिनके साथ हम इसकी एक रिलेशन सेट कर सकें। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि भाई टाइम के साथ मेरी रिलेशन है इसकी में भी लेंथ की। ओके, अब लेंथ मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वैसे हमें पता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग गैस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली में ये चीज़ नहीं पता होगी, जब हम इसको एक्चुअली में ड्राइव करे होंगे हम ये एज्यूम करें हैं। तो यहाँ पर आप बेशक, अब हम ऑफकोर्स कहेंगे टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अल्फा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, मे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो इसके स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, वी डोंट नो। और आप इसको एक्चुअली में इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एल अल्फा, तब भी ये वैलिड होगा, क्योंकि अगर ये टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है तो ये -1 हो जाएगा और फिर वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हमें बस यहाँ पर कुछ डायमेंशन सेट करनी है और फिर हम ऑटोमेटिकली ये चेक करेंगे किस तरह वो इक्वल होती हैं। और एक चीटिंग मेथड के थ्रू ही हम लोग ड्राइव कर लेंगे फॉर्मूला। जाहिर है असल मेथड तो ये नहीं है। असली में जब हमें किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव करना है उसका फुल एक प्रोसीजर होगा, किस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। और जो भी यहाँ पर जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पास फॉर्मूला है, उसको इस्तेमाल करके हम लोगों ने अपने फॉर्मूले को निकालना है। अब डायमेंशनल एनालिसिस के काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो फॉर्मूले के अंदर एक्चुअल वेरिएबल्स हैं वो तो लाजमी हम लोग उनकी कोई ना कोई रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि जाहिर है उन्हीं से हमने फिर डायमेंशंस को इक्वल करना है, तो उसके बगैर तो मुमकिन नहीं होगा। तो एक तो मैंने बना दी है लेंथ की, दूसरी जी के लिए बनाना भी लाजमी है। और आप एक्चुअली में इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि हम लोग लिटरली डायमेंशंस को इक्वल कर रहे हैं, वो एट द एंड सेम ही आएगा। यहाँ पर टाइम इज एक्चुअली में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है। मैं यहाँ पर इसको एक्चुअली में इस तरह से लिख रहा हूँ बीटा, जो कि एक्चुअली में एट द एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही बन जाएगा। इसको हम नेगेटिव, मतलब वो अपनी तरफ से -1 जो है वो तस्वुर हो रहा होगा। और इसके बाद चाहें तो आप, इतना काफ़ी है, इससे आप डायमेंशनल एनालिसिस करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि यही दो वेरिएबल्स हैं जो चाहिए होते हैं, इन्हीं दो पर वो डिपेंड करता है। तो वही दो आपको लिखना है जिन पर वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक तीसरा भी लिख देता हूँ। हम लोग अगर कोई एक्स्ट्रा लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मास, मास पर पीरियड डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ मास में भी गामा। ओके, अब ये जो नया कॉन्स्टेंट है गामा 1 हो सकता है 2 जो भी है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस। ये हमारे फॉर्मूले में आएगा ही नहीं। तो बेशक आपको एक्स्ट्रा भी लिखने की कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा मिस कर दिया जो फॉर्मूले में नहीं है तो फिर आप लोग का डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाएगा। तो बस अब हमने सिंपली वही करना है जो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को चेक करने के लिए उल्टा किया था। अब हमने उल्टा करना है उसके मुताबिक। पहले हमने डायमेंशन इक्वल की थी और यानी हमारे पास फॉर्मूला था, उसकी हमने डायमेंशन इक्वल करके चेक किया था। अब हमें ये कंफर्म होना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई होता है और फिर हमें उनकी डायमेंशन इक्वल करनी है। इक्वल होकर जो फॉर्मूला आएगा वही हमारा फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर आप एक्चुअली में इसको इसके बगैर कर सकते हैं। आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाइल कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। बस आपको वो वेरिएबल्स लिखते हैं। अब ऑफ कोर्स मैं इनको एक साथ ले आता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी बेटा डिवाइडेड बाय एल अल्फा और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा एम गामा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैंने सिंपली, चूंकि ये इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं कांस्टेंट लगाकर इसकी इक्वेशन बना सकता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं, सी कहें या के कहें, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं। कोई भी कांस्टेंट होगा, वो जो भी है जो भी हमें अभी उसकी फिक्र नहीं कर रहे। टाइम पीरियड के मामले में पता है दैट इज 2π, लेकिन वो जो भी है, क्योंकि वो डायमेंशनल एनालिसिस हम कभी भी नहीं निकाल सकते वो क्या है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दिखा दिया है, वी कैन नेवर चेक फॉर दिस। ये 4π कर लें, जो मर्जी कर लें,
तो ये जो मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ वो ये 2 पाई है, बट वी आर इग्नोरिंग दैट, वो जो भी है कांस्टेंट। उसके बाद जाकर हमारे पास यहाँ पर है जी बेटा इस फॉर्मूला के मुताबिक एल अल्फा और एम आर गामा। ये फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन क्या इसकी डायमेंशन इक्वल है? अब हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू चेक करेंगे। तो इधर मैं रखने वाला हूँ टी की डायमेंशन को, सी की कोई डायमेंशन नहीं, वी विल इग्नोर इट, ये खत्म हो जाएगा। जी की डायमेंशन, अब जी जो है वो एन एक्सेलरेशन है, तो इसकी डायमेंशन होगी एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर्ड, और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास बेटा है, तो ये बेटा इधर आ जाएगा और बेटा इधर आ जाएगा। यहाँ मैं अगर उसको एक लाइन में लिख दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा बेटा, और अब t-2 हो जाएंगे क्योंकि एक लाइन में आ चुका है, मैं इसको ऊपर ले आया हूँ, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर एल अल्फा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब मास की क्या है, दैट इज एम का। ओके, अब यहाँ पर मेरी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, यहाँ तो टी है, अब मैं इसको कैसे यहाँ पर टी के बराबर कर सकता हूँ, ये मुझे चेक करना है। ये तो मुझे पता है डायमेंशन इक्वल नहीं होगी, ये तो 100% है, क्योंकि हर इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर मैंने टी लाना है, तो लेंथ तो खत्म हो जाएगा, लेंथ की हमें कोई जरूरत नहीं, लेंथ यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर लेंथ लास्ट में खत्म हो रहा है। लेंथ सिर्फ और सिर्फ तब खत्म हो सकता है जब मेरे पास बेटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, तब ये इक्वल हो जाएंगे, तो मैं इनको इजीली यहाँ से कट कर सकूंगा। तो ओके, तो ये तो फर्स्ट चीज़ हो गई कि बेटा इज इक्वल टू अल्फा है। अब उसके बाद मास जो है वो भी यहाँ पर बिल्कुल जीरो है, और मास खत्म करने के लिए गामा को जीरो होना पड़ेगा, ताकि ये 1 हो जाए, ताकि ये फुल जो चीज़ है हमारे पास 1 हो जाए, और हमारे पास हम इसको इजीली खत्म कर सकते हैं। तो गामा इज इक्वल टू 1, ये हो गई कन्फर्म। अब बाकी रह जाता है ये बराबर होना है इसके, यानी यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ टाइम आना है, तो ये तो टी है, ये टी है, बस यहाँ 1 है, तो दिस मीन्स 1 इज इक्वल टू -2 बेटा, 1 इज इक्वल टू -2 बेटा, जिससे पता चलता है कि बेटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। बेटा की ये वैल्यू है, गामा की ये वैल्यू है, और अगर बेटा की ये वैल्यू है तो अल्फा की भी यही वैल्यू है। और याद रखिएगा, अगर आपने किसी चीज़ को इंक्लूड नहीं किया था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको इंक्लूड नहीं किया था, इसको उल्टा रखा था, इसको सीधे रखा था, तो अल्फा बेटा गामा की वैल्यूज डिफरेंट हो गई हैं, हो सकता है आपका गामा हो भी मत, लेकिन फाइनल फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि ऑफकोर्स जो ये जो वैल्यूज हैं इसके मुताबिक है, ओके, ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं ये बस इसके मुताबिक आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वैसे यहाँ पर बस आपको एक आइडिया दूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अल्फा को लूँ -1/2, तो एक्चुअली में ये इस चीज़ को फुलफिल करा है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -1/2 मींस स्क्वायर रूट ऑफ एल, एंड यस यही असली में चीज़ होती है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, ये मैं ऊपर फॉर्मूले से भी देख सकता हूँ, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो ये इनके मुताबिक अल्फा बीटा गामा ने अपने आप को अरेंज कर लिया, क्योंकि हमने डायमेंशन इक्वल की है। अब यहाँ पर से टी इज गोइंग टू बी, ये तो हो गया ख़त्म, और फिर हमारे पास बल्कि हमारा डायमेंशन एनालिसिस अब कंप्लीट हो चुका है, हमें आगे कुछ नहीं बनना, हमारे पास यही वैल्यूज हमें चाहिए थी। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इधर इस इक्वेशन के अंदर हमें ये वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला होगा दैट विल बी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, वी डोंट नो दैट, डायमेंशन एनालिसिस हम ये कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, जो कि एक्चुअली में हमें पता है 2 पाई है, लेकिन हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। और यहाँ पर जाकर हमारे पास ये हो जाने वाला है, सबसे पहले हमारे पास है जी है, जी था हमारे पास बेटा, बेटा की वैल्यू आई है -1/2, यानी ये सबसे पहले तो नीचे चला जाएगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव करने के लिए नीचे चला जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू ए पावर 1/2, राइट, इसका मतलब ये होता है। तो हमारे पास यहाँ पर यही चीज़ होने वाली है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, और जी हमारे पास ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। अगर आपने जी को पहले ही नीचे रखा था तो बेटा +1/2 होगा, यानी ऑलरेडी नीचे रहेगा। और एल अगेन एल के ऊपर अल्फा है, अल्फा भी -1/2 है, यानी अब माइनस प्लस होने के लिए ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा एल, और ऑफ कोर्स एल का स्क्वायर रूट, यानी इन दोनों का मिलाकर हमने ओवरऑल स्क्वायर रूट लिख दिया है। और आगे एम तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, गामा था, तो दिस इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। और कांस्टेंट हम लोग नहीं निकाल सकते तो डायमेंशन एनालिसिस, बट डायमेंशन एनालिसिस से डायमेंशंस को इक्वल करके हम लोगों ने ये अपना फार्मूला निकाल लिया है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको डायमेंशन एनालिसिस का एक बहुत क्लियर और कंसेप्चुअल समझ आ गई होगी कि वो क्या है, और उसके जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट यूज केसेस हैं जिसके बारे में आपसे पेपर में लास्ट में पूछा जाएगा, डायरेक्ट एसएलओ का पार्ट है कि आप लोग एक इक्वेशन की होमोजेनिटी बता सकें। आपको इक्वेशन दी जाएगी, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, चाहे वो फेडरल बोर्ड का पेपर हो, पंजाब का पेपर हो, किसी का भी पेपर हो, आपको इक्वेशन दी जाएगी और उसकी आपको होमोजेनिटी चेक करनी होगी, जो कि इंक्रेडिबली ईजी है। अगर ये सवाल आता है तो आपने लाजमी ये करना है ताकि आपको फुल नंबर हो। और इसी तरीके से आपको एक खास चीज़ दी जाएगी कि ये जो है इसका आप लोग फॉर्मूला निकालें थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस, और आइडियली आपको साथ में ये भी बता दिया जाएगा कि हम लोगों ने जो शुरू में चीज़ें सेट की हैं वो ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अल्फा है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अल्फा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी बेटा है, या फिर इसके उलट है, या फिर अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप इनको खुद भी बना सकते हैं, लेकिन आइडियली आपको शुरू में दे दी जाएंगे और आपको बाकी का प्रोसेस करना होगा बोथ को थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस
आप लोग कर सकते हैं, होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं, इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। और ये आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, इन दोनों एस को हमने पढ़ा है। बाकी एस को और इस फुल सीरीज़ के अंदर जितने भी एस हैं नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 में इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ के अंदर इसको करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।